नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम टाइम। मैं रोहित शर्मा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। आजकल एक पार्किंसन बीमारी जो ज़्यादा हो रही है उसके बारे में आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर अमन, लॉर्ड कृष्णा इंस्टीट्यूट से। तो जानते हैं डॉक्टर अमन से कि ये पार्किंसन बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले एवीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। और इस बीमारी जो पार्किंसन बीमारी है आज जो मार्केट में हो रही है लोगों को, ये क्या है, इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, जो पार्किंसन डिजीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग एज के जो लोग हैं, थोड़े बड़े लोग हैं, उनमें देखने को पाई जा रही है। एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसके ऊपर जो सबसे वाला हमारा फोर ब्रेन है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, उसके बेस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। जी। आप बस इतना मानिए कि आपके दिमाग में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया। जी। उस बेसल गैंग्लिया के अंदर कोई लीजन है, यानी कोई इंजरी है, कोई डैमेज है, कोई पार्ट है जो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ आपकी जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो उसमें ढलाव लगा रहता है। तो उसी हिसाब से हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी के हर पार्ट में ढलाव रहता है। तो उस ब्रेन के उस छोटे से बेसल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से कई तरह के पेशेंट को सिम्टम आते हैं। मोटर सिम्टम, जैसे कि हाथों में कंपन रहना। जी। कई बार ये कंपन बैठे हुए भी रहता है, जैसे पेशेंट रेस्ट में है, रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं इसको। कई बार हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप चलिए, तो वो चलता है, चलते चलते उसको कंपन रहता है। या हम उसको कुछ काम करने के लिए कहते हैं कि चलिए, जैसे आप ये बोतल उठाइए, तो वो पानी पीने की कोशिश करता है तो वो पानी गिरने लगता है। तो ये बीमारी जो है वो रोजमर्रा के जो काम है उनमें बहुत ज्यादा एक बाधा बनती जा रही है। और लोग इस बीमारी को मैनेज नहीं करते, क्योंकि ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक न्यूरो प्रॉब्लम है। इसको सही होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, टाइम से स्कैन करवा रहे हैं, तब ये ज़्यादा बेटर है। अब आप खुद भी समझ सकते हैं, हमारे घर पर अगर किसी के हाथ ऐसे हिल रहे हैं तो इस बीमारी को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। तो ये बीमारी इसलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग इस बीमारी का पता तब लगवाते हैं जब ये अपनी चरम सीमा पर आ जाती है, जब इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो इस बीमारी में रहती है वो होती है चलने की और गिरने की। जो मरीज है उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। कई बार मरीज चलना छोड़ देते हैं सिर्फ इस डर से कि वो गिर जाएंगे। उनका जो पोस्चर है, उनका जो चलने का तरीका है, उनका जो सारा जो आपका वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ, उसका स्पाइन जो है वो आगे बेंड होने लगती है। ये जो बीमारी है ये ओल्ड एज में ही है या यंगस्टर को भी हो रही है? ज़्यादातर ये बीमारी ओल्ड एज में होती है क्योंकि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। लेकिन कई कारणों की वजह से, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है या फिर बेसल गैंग्लिया पे कोई स्ट्रक्चर दबाव डाल रहा है या स्ट्रोक हो गया है, कई बार बेसल गैंग्लिया 50 साल की उम्र से पहले भी खराब हो जाता है, तो हो सकती है। और जीन्स, जेनेटिक्स, यानी कि आपके जो जेनेटिक्स आपके पेरेंट्स से आप बच्चे की बॉडी में आए हैं, उसके द्वारा भी बीमारी होती है। तो 30-35 में भी ये शुरू हो सकती है। इसको रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए इसको? देखिए, रिकवरी अच्छी होगी अगर आपका डायग्नोसिस पहले बनता है, यानी अगर आप बीमारी का पता जल्दी लगाते हैं उतना ही बेटर इलाज मिल सकता है। अगर आप पता लगाने में बहुत समय लगा देंगे तो इलाज होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इलाज के लिए हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट में डोपामीन नाम की दवाई होती है, 4 लेवोडोपा लेवोडोपास हैं, इनको कंबाइन करके दिया जाता है सिमेंटन वगैरह के द्वारा। और हमारे पास कुछ एंटीकोलाइनर्जिक मेडिसिन होती हैं। अमेंटाडीन एक दवाई है जो डिप्रेशन वगैरह के लिए पेशेंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि खाना पीने से हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है न्यूट्रिशन के अंदर। और आजकल बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग के साथ यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। यानी दिमाग के उस एरिया में एक इलेक्ट्रोड, एक छोटा सा सेल टाइप लगा दिया जाता है जो कि सिग्नल देता है कि क्या करना है, क्योंकि दिमाग खुद से काम नहीं कर रहा है। इस बीमारी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूँगा कि घर वाले या जो भी रिलेटिव्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस बीमारी के रिहैब में। क्योंकि मरीज खुद से उतना सही नहीं होगा जितना उसके घर वालों के सपोर्ट से सही होगा। तो आप मरीज के आगे नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें, जैसे कि इसके हाथ हिल रहे हैं या कंपन है, पेशेंट चल नहीं पा रहे, इनसे चला नहीं जाता है ना, पानी नहीं पी पाते। कोशिश कीजिए कि आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, जैसे कि देखिए आपका ग्लास यहाँ तक चला गया, इसके बाद कब आया कोई बात। तो जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड पेशेंट के साथ रखेंगे उतनी रिकवरी आउटकम्स बेटर होंगे। इसमें जैसे क्या आपने अभी बोला कि इसमें लक्षण जो है, इसमें
कंपन होती है, तो इसके इनिशियल स्टेज का कैसे पता लगाया जाए? सर इनिशियली जो है देखिए, ये जो पार्किंसन बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारी के साथ इसके अलग अलग स्पेक्ट्रम है, यानी आपको वैरायटी मिलेगी पेशेंट्स की। कई पेशेंट्स को कंपन होगा, कईयों को कंपन नहीं होगा, उनको चलने में दिक्कत होगी। तो 2 कैटेगरीज के अंदर इस बीमारी को हम बांट देते हैं। एक कैटेगरी का नाम है PIGD, यानी कि पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड गेट डिफिकल्टी, यानी उनको बैठने में, चलने में वो बहुत छोटे कदम लेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे, आगे कोई रुकावट आ गई है तो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो बहुत स्लो हो गया है। इसको ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। अगर आप पेशेंट को बोलेंगे, मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ, मुझे कोई कहता है अपना हाथ उठा के दिखाएं, तो अगर आपने मुझे बोला हाथ उठाइए, मुझे सोचने में बहुत टाइम लगेगा कि मुझे क्या बोला गया है, और फिर उसको एक्ट करने में और भी टाइम लगेगा। तो जब पेशेंट चलता है, आगे कोई रुकावट है, वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे रुकना है, या वो समझ ही नहीं पाता मुझे चलना है, तो डिलेड रिस्पॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है हाइपोमीमिया। हाइपोमीमिया यानी पेशेंट खुशी में, दुख में हर समय एक जैसा ही चेहरा बना के रखता है, जो फेशियल एक्सप्रेसिवनेस है वो उसकी काफी रिड्यूस हो जाती है। और एक और प्रॉब्लम देखी गई है माइक्रोग्राफिया, यानी कि आप अपने घर पर अपने पेशेंट को बोलिए कि कुछ लिखे, अगर लिखते हुए वो नॉर्मल लिख रहा है, लिखते 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 हैंडराइटिंग छोटी जाती जा रही है, तो ये भी एक लक्षण है पार्किंसन डिजीज का। इसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं, यानी शुरुआत में नॉर्मल लिखता है और धीरे 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 राइटिंग छोटी होती रहती है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और इससे निश्चित रूप से जो जनता जिनके घर में या कोई ऐसा है जिसको ये बीमारी है, तो उसे देखकर इसके कुछ सावधानियां बरतेंगे। दूसरा ये बताया कि जो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उनके फैमिली के लिए भी जरूरी है। इससे घबराए ना, बीमारी ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है, तो इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको समय पर इसको डायग्नोज कराना जरूरी है, जैसे ही डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसको डायग्नोज कराना, प्रॉपर डायग्नोज कराना, और पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव इसको सपोर्ट देनी है, जिससे वो बीमारी को जल्दी रिकवर करे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।